हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो यूआरएससी जेआरएफ 2026 रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इस एप्लीकेशन टोटल 13 जेआरएफ पोजीशन अवेलेबल है और डिफरेंट इंजीनियरिंग और साइंस डिसिप्लिन के लिए। तो अगर आप एमएससी एमटेक या एमई या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर हो और नेट गेट या किसी नेशनल एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में आपको वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टाइपेंड, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस और इंपॉर्टेंट डेट और सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करने पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और देखते हैं इसरो जेआरएफ 2026 नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल्स। आप जो स्क्रीन में देख सकते हैं तो ये नंबर ऑफ जेआरएफ पोजीशंस है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एरिया ऑफ वर्क और जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारी जेआरएफ पोजीशंस हैं। तो इसके पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्योंकि अप्लाई करने से पहले ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेजॉरिटी पोजीशन की बात करें तो यानी जेआरएफ ई1 से जेआरएफ ई12 में और जेआरएफ एम1 से जेआरएफ एम13 तक इन पोजीशन के लिए कैंडिडेट के पास एमई, एमटेक, एमएससी इंजीनियरिंग या कोई भी इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट को फर्स्ट क्लास के साथ साथ मिनिमम 60% मार्क्स या स्केल पर 6.5 सीजीपीए स्कोर मेंटेन करना होगा। लेकिन ग्रेजुएट डिग्री होना काफी नहीं है, कैंडिडेट को कोई रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना होगा। तो इसमें सर नेट गेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी जिसमें डीएसटी, डीबीटी, डीई, डीओएस, डीआरडीओ, सीएसआर, आईसीएमआर, आईआईटीज और नाइसर द्वारा कंडक्ट किए गए नेशनल एग्जामिनेशन लेवल भी शामिल है। तो करते जेरेफ ई13 पोजीशन की, जिसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग रखी गई है। इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट के पास फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री होनी चाहिए जिसमें 65% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए या 6.84 सीजीपी होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिवली अगर कैंडिडेट के पास एमटेक या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 सीजीपी होनी चाहिए। इस पोजीशन के लिए नेट गेट या इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। अब आप इनमें से बहुत लोग का ये सवाल होता है कि नेट इक्विवेलेंट एग्जाम कौन कौन से हैं। तो इसरो ने क्लियरली मेंशन किया कि सीएसआर, यूजीसी, नेट, गेट, जैम, जीएसटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन के नेशनल लेवल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस नेट इक्विवेलेंट माने गए हैं। इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप एलिजिबल है इस पोजीशंस के लिए। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो हम बात करते हैं एज लिमिट की। जेआरएफ पोजीशन के लिए मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रखी गई है जो 11 जुलाई 2026 यानी एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। रिजर्व कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की रिलैक्सेशन और इसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्सपर्ट सर्विसमैन, विडो, डिवोर्स वुमेन और जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेट गेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन स्टेटस और एज एलिजिबिलिटी को जरूर चेक करना। तब हम फेलोशिप की बात करते हैं। तो स्टाइपेंड की बात करते हैं तो जेरेफ को 37,000 पर मंथ फेलोशिप दी जाएगी। 2 साल के बाद परफॉर्मेंस और अप्रूवल के बेसिस पे कैंडिडेट को एसआरएफ में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा अगर हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो कैंडिडेट को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए भी दिया जाएगा। पोस्टिंग के लोकेशन के हिसाब से एचआरए की अमाउंट अलग अलग हो सकती है। मेडिकल बेनिफिट भी अवेलेबल है लेकिन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो जेआरएफ की पोजीशन के लिए सिलेक्टेड है और एग्जिस्टिंग इसरो रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जेआरएफ को डीएनएस अलाउंस यानी डीए नहीं दिया जाएगा, फेलोशिप अमाउंट की ही बेसिक पे होगा। और लीव पॉलिसी की बात करें तो जेआरएफ कैंडिडेट को कैजुअल लीव के लिए एलिजिबल होंगे। फीमेल कैंडिडेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग को मैटरनिटी लीव की फैसिलिटी भी दी जाएगी। साथ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट को सब्सिडाइज कैंटीन फैसिलिटी भी दी जाएगी। याद रखना ये सिर्फ फेलोशिप पोजीशन है, कोई रेगुलर एम्प्लॉय पोजीशन है। जो परमानेंट मेंबर है उनकी अलाउंस, प्रमोशन और सर्विस बेनिफिट्स डिफरेंट होगा और जेआरएफ कैंडिडेट्स उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब हम बात करें जनरल कंडीशन की। तो जनरल कंडीशन को ध्यान से जरूर समझना है अप्लाई करने से पहले। अगर जनरल कंडीशन से समझ लोगे तो एक माइंड में क्लैरिटी रहेगी। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जिन तो सबसे पहले ये जेआरएफ पोजीशन की फेलोशिप पोजीशन है, परमानेंट इसरो जॉब नहीं है। तो इस फेलोशिप के बेसिस पर फ्यूचर में रेगुलर अपॉइंटमेंट का कोई क्लेम या गारंटी नहीं मिलेगी। इंटरव्यू के समय कैंडिडेट को अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे। इसमें मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेट गेट, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड शामिल होंगे। साथ ही इन सब डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी साथ में रखनी होगी।
इसरो ने क्लियरली मेंशन किया है कि जिन कैंडिडेट ने प्रोफेशनल डिग्री ओपन या डिस्टेंस लर्निंग या ओडीएल मोड से कंप्लीट किया वो जेआरएफ पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है, इसलिए कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी एक्टिव रखनी होगी और इसरो की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना होगा क्योंकि सारे अपडेट्स ईमेल और वेबसाइट के थ्रू ही मिलेंगे। सिर्फ कैंडिडेट सिर्फ वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपका फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है या फिर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट वेटेड है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। स्क्रीनिंग के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू बेंगलुरु में कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि इसे जरूरी पड़ने पर इंटरव्यू की डेट और वेन्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इंटरव्यू वेन्यू और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आप किसी भी तरह के चेंजेस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जेआरएफ फेलोशिप की इनिशियल ड्यूरेशन 2 साल रहेगी, लेकिन परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो जेआरएफ और एसआरएफ को मिलाकर मैक्सिमम टेनर 5 साल तक ही रहेगा। एडवर्टाइजमेंट में दी गई वैकेंसी प्रोविजनल है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी बढ़ भी सकती है। अगर किसी भी स्टेज में ये पाया जाता है कि कैंडिडेट एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता है तो इंटरव्यू के बाद भी उस कैंडिडेट को कैंसिल किया जा सकता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को इसरो के किसी भी सेंटर या यूनिट में भारत के किसी भी राज्य में पोस्टिंग दी जा सकती है। इंटरव्यू के बाहर से आने वाले शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को एलिजिबल ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। इसके लिए जर्नी प्रूफ सबमिट करना होगा। एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी या कोई भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन बेनिफिट्स लेने के लिए वैलिड सर्टिफिकेट प्रूफ देना होगा। इस रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी कैंडिडेट अकोमोडेशन इन्फ्लुएंस या कन्विंसिंग के यूज करता है तो उसकी कैंडिडेचर तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त सारी इन्फॉर्मेशन सही देना कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, इनकरेक्ट डिटेल या इम्प्रॉपर फोटोग्राफ अपलोड करने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। कैंडिडेट मल्टीपल पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो लास्ट वैलिड एप्लीकेशन ही कंसीडर की जाएगी। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए 11 जून 2026 कट ऑफ डेट रखी गई है। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन सिर्फ इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पब्लिश होगी। और अगर हिंदी और इंग्लिश वर्जन के बीच में किसी भी तरह की कंफ्यूजन और इंटरप्शन इशू होता है तो इंग्लिश वर्जन को फाइनल और अथॉरिटेटिव माना जाएगा। तो इसरो जेआरएफ 2026 के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 11 जून 2026 है। आपको 11 जुलाई 2026 से पहले ही अपना फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। इस डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आप डेडलाइन को मिस ना करें वरना ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए और हम और भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते रहेंगे। सो टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पोजीशन।